ये मोटर का डायग्राम बनाया गया जिसमें फील्ड दिखाया गया है और आर्मेचर को दिखाया गया है। यहाँ पर इनपुट वोल्टेज V बराबर इक्वल टू EV प्लस IA RA। यहाँ पर V जो है वो इनपुट वोल्टेज है या टर्मिनल वोल्टेज है, EV जो है इंड्यूस्ड बैक EMF है, IA जो है आर्मेचर करंट है, RA जो है आर्मेचर रेजिस्टेंस है। अगर मोटर में आर्मेचर वोल्टेज अगर नगण्य मान लेते हैं तो कैपिटल V बराबर EV फाई जेड NP अपॉन 60A, जहाँ फाई जो है फ्लक्स प्रतिध्रुव है, Z नंबर ऑफ कंडक्टर है, P नंबर ऑफ पोल हैं, A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, N स्पीड ऑफ मोटर है। तो N इक्वल टू V अपॉन फाइव 60A अपॉन ZP। तो N इज डायरेक्टली V अपॉन फाइव, तो N इज डायरेक्टली V एंड N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाइव। मोटर की जो गति है वो इनपुट वोल्टेज के तो समानुपाती होती है और फ्लक्स के विलोमानुपाती होती है। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई IA। T यहाँ पर टॉर्क है, फाई फ्लक्स है, I आर्मेचर करंट है, सो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर। आर्मेचर करंट को इंक्रीज करने पर टॉर्क जो है बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। DC शंट मोटर कंट्रोल। मोटर के फील्ड ZZ को फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर द्वारा एक स्थिर रेक्टिफाइड DC वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है, जिससे उसका फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट रहता है। आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज तथा गति SCR के फायरिंग एंगल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आगे हमने पहले पढ़ा है कि N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि अगर वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी और वोल्टेज को फायरिंग एंगल से कंट्रोल किया जाता है। अगर फायरिंग एंगल कम है तो वोल्टेज ज़्यादा होगा, फायरिंग एंगल ज़्यादा है तो वोल्टेज कम होगा। हम इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे तो मोटर के फील्ड को रेक्टिफाइड DC आउटपुट देंगे, जिससे मोटर जो है का फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और जब फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो जो मोटर की स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y। करंट जितनी ज़्यादा बहेगी उससे भी मोटर की स्पीड वो ज़्यादा होगी, टॉर्क ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हमने T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर भी पढ़ा। तो अगर आर्मेचर में करंट ज़्यादा होगा तो टॉर्क ज़्यादा लगेगा, टॉर्क ज़्यादा होगा तो स्पीड भी ज़्यादा होगी। अब स्पीड को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो हम SCR के फायरिंग एंगल को कंट्रोल करें। ये किससे होगा? वेरिएबल रजिस्टर से। तो वेरिएबल रजिस्टर की वैल्यू अगर कम रखें तो SCR बहुत जल्दी फायर हो जाएगा, वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी, करंट ज़्यादा देर पर, मोटर की स्पीड ज़्यादा होगी। अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो गेट करंट
कम प्रोड्यूस होगी, देर में प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण करंट SCR में कम फ्लो होगी। इसके से हमारी जो मोटर की स्पीड है वो कम रहेगी। तो यहाँ पर वेरिएबल रजिस्टर से SCR का फेज कंट्रोल किया जाता है, जिससे मोटर की स्पीड कंट्रोल होती है। ये लाइन इम्पोर्टेंट है। एक और मेथड है DC शंट कंट्रोल मोटर कंट्रोल, जिसमें मोटर के फील्ड Z डैश को फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर द्वारा DC वोल्टेज सप्लाई करके एक्साइट किया जाता है, जिससे फ्लक्स को कांस्टेंट रखा जाता है। आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज के लिए एक सिमेट्रिकल हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर प्रयुक्त किया जाता है, जिसके प्रत्येक हाफ साइकिल में SCR और डायोड जो है अलग अलग कंडक्ट करते हैं। इस डायग्राम में AC इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल को एक्सप्लेन किया गया है। नेगेटिव साइकिल होने पर SCR2 और D2 कंडक्ट करेंगे, तो इसमें करंट जो है SCR2 आर्मेचर और D2 के थ्रू फ्लो होगी। अब इसमें दो कंडीशंस की बात की गई है। पहली कंडीशन तो है जब आर्मेचर जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है और आर्मेचर इंडक्टेंस अधिक होता है। तो इसके इंडक्टेंस अधिक होने के कारण जो कंडक्टिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल होने पर भी करंट फ्लो होती रहती है। तो इनपुट सिग्नल के धनात्मक अर्धचक्र में SCR1 D1 कोण अल्फा से, यानी फायरिंग एंगल अल्फा से अल्फा प्लस बी तक कंडक्ट करते हैं। इनपुट के ऋणात्मक अर्धचक्र होने पर आर्मेचर करंट आइए D2 तथा SCR1 को फ्री व्हील करेंगी। इस स्थिति में आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज शून्य हो जाएगा तथा बैक EMF जो है स्थिर रहेगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब आर्मेचर रेजिस्टेंस है वो तो कम है, लेकिन इंडक्टेंस भी कम है, तो ऋणात्मक हाफ साइकिल में कार्य नहीं करेगा। ठीक, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल जब हम देंगे तो SCR1 और D1 फायरिंग एंगल अल्फा से लेकर पाई तक कंडक्ट करते हैं तथा इनपुट सिग्नल के ऋणात्मक अर्धचक्रों में D2 और SCR2 कंडक्ट करते रहेंगे तथा फ्री व्हील एक्शन जो है नहीं होगा। तो V जितना ज़्यादा अधिक होगा उतना ही N अधिक, यानी स्पीड ऑफ मोटर अधिक होगी, यानी कि N जो है वो अल्फा एंगल से कंट्रोल किया जाता है। इसमें आर्मेचर रेजिस्टेंस लो है, आर्मेचर इंडक्टेंस हाई है। तो इसमें देखेंगे कि सप्लाई वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ में अल्फा एंगल पर SCR1 फायर होता है और अल्फा प्लस बीटा तक कंडक्ट करता है, क्योंकि इसमें फ्री व्हील एक्शन होता है डायोड के कारण, जिसके कारण करंट तो फ्लो होती रहती है आर्मेचर करंट, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में वोल्टेज जो है वो 0 हो जाता है। DC मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए डुअल कन्वर्टर का प्रयोग किया गया। इस मेथड में DC मोटर की गति तथा DC मोटर के रोटेशन की दिशा को
डुअल कन्वर्टर की सहायता से नियंत्रित करना है, यानी कि स्पीड ऑफ मोटर एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर। तो नॉन सर्कुलेटिंग मोड यानी कि कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2 जो है अलग अलग टाइम में कंडक्ट करेंगे। डुअल कन्वर्टर में 2 कन्वर्टर प्रयुक्त किए जाते हैं, कन्वर्टर 1 और कन्वर्टर 2। कन्वर्टर 1 द्वारा डीसी धारा मोटर के आर्मेचर को प्रभावित होती है। डीसी धारा का मान एससीआर के फायरिंग एंगल को परिवर्तन करके नियंत्रित किया जाता है, जिससे डीसी मोटर की जो गति है उसको भी नियंत्रित किया जा सकता है। डीसी मोटर को ब्रेकिंग प्रोवाइड करने के 2 मेथड का यूज किया गया, एक प्लगिंग मेथड और एक रीजेनरेटिव मेथड। प्लगिंग मेथड के अंदर कन्वर्टर 1 की फायरिंग बंद करके कन्वर्टर 2 को फायर किया जाता है, जिससे मोटर का बैक ईएमएफ मोटर को सप्लाई वोल्टेज की दिशा एक ही होती है, अर्थात जो वोल्टेज हो जाएगा EV प्लस P आर्मेचर में अधिक धारा विपरीत दिशा में प्रभावित होने से मोटर को विपरीत दिशा में रोटेट करने का प्रयास करती है। कन्वर्टर कन के कारण मोटर की गति क्लॉकवाइज में, टॉर्क भी क्लॉकवाइज में है, जबकि कन्वर्टर 2 के कारण मोटर को अधिक टॉर्क से रोकने का प्रयास करेगी। मोटर के एंटी क्लॉकवाइज में घूमने से पहले कन्वर्टर 2 को कम्यूटेट कर दिया जाता है। ब्रेकिंग का दूसरा मेथड रीजेनरेटिव मेथड नाम से है। री कोई चीज को जनरेट करता है ना। ये जो मोटर जो है वो जनरेटर की तरह कार्य करने लगता है। इसमें जो पहले जनरली क्या मोटर जो है एनर्जी को रिसीव करती है, लेकिन जनरेटर क्या है वो एनर्जी को देता है, डिलीवर करता है। तो इस विधि में क्या करना है, कन्वर्टर 1 के कम्यूटेट होने के पश्चात कन्वर्टर 2 को इन्वर्टर मोड में प्रचलित करते हैं। एक बात। दूसरी बात, आर्मेचर में उत्पन्न बैक ईएमएफ कन्वर्टर 2 में धारा को प्रभावित कराता है, जिससे पावर जो है मेन सप्लाई को प्रभावित हो जाती है तथा स्पीड जो है वो क्या होना चाहिए, कम होने लगती है। जब मोटर रुक जाती है उस समय तक फायरिंग एंगल 90 से कम हो जाता है तथा परिपथ जो है रेक्टिफायर की तरह कार्य करने लगता है, जिससे आर्मेचर के अक्रॉस डीसी वोल्टेज और आर्मेचर में प्रभावित धारा विपरीत दिशा में होने से मोटर को विपरीत दिशा में रोटेट करना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पर जो है दोनों ही केस में हमें मोटर को ब्रेक लगाना है। एक में कंप्लीटली ब्रेक लगाना है जिससे मोटर हमारी बिल्कुल धीमे हो जाए, और दूसरे में रीजनरेट, तो मोटर यहाँ पर जो है वो जनरेटर की तरह कार्य करने लगता है।